हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले मेरी ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए तहे दिल से इस नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और आज आपने जो दृढ़ संकल्प लिया है, ऐसी ईश्वर से मैं मनोकामना करता हूं कि आपका दृढ़ संकल्प पूरा हो। आपने जो सपने सजोए हैं वो पूरे हों, आप अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचें। और आपके इस दृढ़ संकल्प में मैं भी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आज से इस चैनल पर हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको रीजनिंग सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग सब्जेक्ट है जिसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशन का। ज़्यादातर स्टूडेंट इस ब्लड रिलेशन टॉपिक में बड़े उलझे हुए रहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ऐसा एश्योरेंस देता हूँ, आपको ऐसा आश्वासन देता हूँ कि आज से आपको इस ब्लड रिलेशन टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए इस ब्लड रिलेशन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जनरली इस ब्लड रिलेशन टॉपिक में हम 3 तरह के क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1, पजल फॉर्म। गॉट दैट? पजल फॉर्म। सेकंड, कोडेड फॉर्म। और थर्ड तुम्हारा पॉइंटिंग फॉर्म। यानी 3 तरीके के क्वेश्चनों को इसमें देखा जाता है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो पजल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। पजल फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले, इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, अगर उनको जान लिया जाए इस ब्लड रिलेशन की जितने भी प्रॉब्लम है वो अच्छी तरीके से सॉल्व आउट की जा सकती हैं। एक वर्ड होता है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मीन्स मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें ट्री क्यों लगा है, क्या है होता है इसका मतलब। कि जिस तरीके से एक ट्री होता है उसकी टहनियाँ जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसी तरीके से फैमिली की जो जनरेशन चलती है वो उसी तरीके से चलती है, जिस तरीके से एक ट्री की टहनियाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इसलिए हमें इस जनरेशन को जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस तरीके से आगे पीछे हम जाते हैं, तो वो कुछ ट्री की तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए उसका नाम दे दिया हमने फैमिली ट्री। एक वर्ड होता है जनरेशन गैप। जनरेशन तो जानती होंगे, हमारी जनरेशन और हमसे ऊपर जनरेशन, पापा मम्मी की जनरेशन, उससे भी ऊपर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की जनरेशन। एक होता है वर्ड जेंडर और एक होता है जनरेशन गैप। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनके बगैर इस ब्लड रिलेशन टॉपिक को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। पूरे टॉपिक में मैं जेंडर मेल को रिप्रेजेंट करूंगा ट्रायंगल से और फीमेल को रिप्रेजेंट करूंगा मैं सर्कल से। व्हाट दैट? मान लो कोई 2 व्यक्ति हैं, उनमें जो डिफरेंस आएगा वो केवल और केवल 2 बातों से आ सकता है। या तो जनरेशन का गैप होगा, जनरेशन एबव ऊपर हो सकती है या लोअर हो सकती है, या आपका जेंडर डिफरेंट हो सकता है। कोई भी 2 पर्सन है, कोई भी 2 व्यक्ति हैं, या तो स्त्री हो या पुरुष हैं, कोई भी हो 2 व्यक्ति हैं, उनमें जो डिफरेंस आएगा वो या तो आएगा जेंडर से, जेंडर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, और यह आएगा जनरेशन का। पूरा जो डिपेंड है ब्लड रिलेशन वो इसी जनरेशन गैप और जेंडर पे डिपेंड है। अगर आपको जेंडर की अच्छी पकड़ है और आपको जनरेशन की अच्छी पकड़, जनरेशन की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अगर आपकी जनरेशन की अच्छी पकड़ नहीं है तो आप इस ब्लड रिलेशन टॉपिक को सॉल्व नहीं कर सकते। आइए थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे फादर और मदर, इससे नीचे इनकी कौन जाएंगे, सन और डॉटर। मान लो हम हुए और आप हुए अपने मदर फादर के। व्हाट दैट? और इससे जो नीचे ऊपर जाएंगे वो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर जाएंगे, जिनके जनरेशन गैप चल रहा है। हमसे एक जनरेशन एबव होते हैं हमारे मदर फादर, और हमारे मदर फादर से एक जनरेशन ऊपर होते हैं ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। आप कह सकते हैं कि हमारे और ग्रैंड फादर के बीच में एक जनरेशन गैप होता है। हमारे से जस्ट एक जनरेशन एबव होती है मदर फादर की जनरेशन। फादर की जनरेशन से एक जनरेशन जस्ट नीचे होती है हमारी जनरेशन
या सन और डॉटर की जनरेशन, आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। ये फादर की जनरेशन हो गई, फादर और मदर की जनरेशन हो गई, ये हमारी जनरेशन हो गई, ठीक। और सबसे ऊपर वाली जनरेशन होगी वो हो गई ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की जनरेशन। इतना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है, आप जानते हैं। फिर इनके पैरेलल में कौन कौन चलता है, इनके पैरेलल में फादर और मदर के पैरेलल में कौन कौन चल सकता है। तो सबसे पहले दो वर्ड है उनको और जान लीजिए। एक होता है पैटर्नल वर्ड, पैटर्नल, और एक होता है मैटरनल। पैटर्नल और मैटरनल का मीन्स क्या होता है। ये पैटर्नल और मैटरनल इंग्लिश के वर्ड हैं, इसे हम हिंदी में भी एज इट इज देखेंगे। इनका मैं मीन्स बताता हूँ। पैटर्नल का मीन्स होता है कि जो भी रिलेशन पापा की ओर से बनते हैं, जो भी रिलेशन पापा की ओर से बनते हैं, वो सारे रिलेशन पैटर्नल, मैं उनके सामने लाऊंगा वर्ड के सामने, वो सारे रिलेशन पैटर्नल रिलेशन कहे जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। अच्छा, मैटरनल का मीन्स क्या होता है कि सारे रिलेशन, जो भी रिलेशन वो माँ की ओर से बनते हैं, मम्मी की ओर से बनते हैं, वो सारे रिलेशन मैटरनल रिलेशन कहे जाते हैं। अगर मैं आपको मैटरनल रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके मामा हुए, मामे हुई, मौसा हुए, मौसी हुई, नाना हुए, नानी हुई, ये रिलेशन माँ होती नहीं तो आपको ये रिलेशन बन ही नहीं सकते थे। माँ नहीं हुए जब तक, आपके माँ नहीं है तो आपके ये रिलेशन कैसे बन सकते हैं। तो ये सारे रिलेशन जब माँ है तो जब भी रिलेशन आपके क्रिएटिव हुए, जब भी आपके रिलेशन बने हैं। पैटर्नल, पैटर्नल में कौन कौन चला जाएगा आपका, पैटर्नल में चले जाएगा पापा की ओर से जो रिलेशन बनते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर, तो आपको चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, और आपके दादा हैं, दादी हैं। ये सारे रिलेशन जो आपके बने हैं, पापा की ओर से बने हैं, ये सारे पैटर्नल रिलेशन हुए। अच्छा, आपको ताई और ताऊ और ताई के लिए कोई भी वर्ड नहीं है, इनके लिए भी हम अंकल और आंट यूज करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये पैटर्नल और मैटरनल सीख गए तो अब मैं बताता हूँ कि पापा और मम्मी के पैरेलल कौन कौन से और जनरेशन हो सकती है, क्या क्या और हो सकता है तुम्हारा, कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं मदर और फादर के पैरेलल। तो आप देखेंगे बुआ होते हैं, फूफा होते हैं, मौसा होते हैं, मौसी होती हैं, और इधर तुम्हारे ताऊ हैं, ताई हैं, चाचा हैं, चाची हैं। ये सारे क्या बन गए तुम्हारे पापा के और मम्मी के पैरेलल जो जनरेशन है, उसी जनरेशन में सारे रिलेशन आ गए। अगर मैं इनके नाम दूँ तो आप कह सकते हैं अंकल और आंट, ठीक। और आप कह सकते हैं, अगर मैं मैटरनल अंकल, आप मैटरनल अंकल आप, और आपको मैटरनल आंट, आपका इनका मीन्स मैंने आपको बता दिया है। इनका मीन्स क्या होता है। ये मैटरनल और मैटरनल आंट का मतलब क्या है। अंकल का मतलब मामा जी और इसका मतलब है मामी जी। अच्छा, एक और वर्ड होता है मौसा जी, मौसी जी। मौसा जी, मौसी जी अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ठीक है, लेकिन मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट, मौसा जी और मौसी जी के लिए इंग्लिश में यूज ऐसे ही कर सकते हैं। मैटरनल अंकल और जो मैटरनल आंट है, यही वर्ड मौसा और मौसी जी के लिए यूज किए जा सकते हैं। और ये अंकल और आंट हैं, जैसे चाचा और चाची होते हैं, तो ताऊ और ताई के लिए कोई डिफरेंट वर्ड नहीं, यही अंकल और आंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफाई करना है बड़ा छोटा है तो यहाँ पे बड़ा छोटा हमें ताऊ होते हैं जो पापा से बड़े होते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो ताऊ के लिए यूज होता हो और ताई के लिए यूज होता हो। जनरली हम अंकल और आंट यूज कर सकते हैं। गॉट दैट। अच्छा, इधर कौन कौन हो जाएंगे तुम्हारे, इधर कौन हो जाएंगे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के पैरेलल कौन कौन, जिस जनरेशन में कौन और हो जाएगा तुम्हारा, क्या रिलेशन बन सकता है। तो आप देखेंगे, एक होता है नाना और नानी, जो किसकी ओर से बने हैं, माँ की ओर से, इन्हें मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर। और दैट एक जनरेशन हो गई, जनरेशन नहीं, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के पैरेलल जो एक रिलेशन बनता है वो एक ये भी होता है कि मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। अच्छा, एक अपने पैरेलल, तो अपने पैरेलल जितने भी कजिन्स होते हैं ना, कजिन, जितने भी कजिन होंगे वो सारे आपके पैरेलल होंगे।
चाहे वो मैं कहूँ ताऊ का लड़का, चाहे वो कहूँ मैं ताई का लड़का, ताई का लड़का, तो ताई की लड़की, चाहे मैं कहूँ चाची का लड़का, चाची की लड़की, तुम्हारा मैं कहूँ मौसा का लड़का, मौसी की लड़की, मामा का लड़का, मामी की लड़की, ये सारे कजिन कहे जाते हैं। कभी भी कजिन ब्रदर, कभी भी कजिन सिस्टर नहीं लगाया जाता है। अच्छा, ये सारे कजिन कहे जाते हैं। आप कोई से भी बड़े हो, सारे कजिन है, वो आपकी सभी पैरेलल में हो जाएंगे, आपकी जनरेशन हो जाएंगे, सन और डॉटर की इसी जनरेशन हो जाएंगे। तो आपको ये बेसिक से ये जनरेशन, ये गैप किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पैटर्नल और मैटरनल को आपको कभी नहीं भूलना है, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। आपको ये थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख सकते हैं। आइए छोटे छोटे से एकदम बेसिक से क्वेश्चन से मैं इसकी शुरुआत करता हूँ, आपकी अंडरस्टैंड को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, जब जाके हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। किस तरीके से देखो जनरेशन क्रिएट हो रही है। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ए इज मदर ऑफ बी। व्हाट दैट? ए इज मदर ऑफ बी। ए इज मदर ऑफ बी। ए इज मदर ऑफ बी। जो जनरेशन एबव होगी, जो ऊपर होगी वो ऊपर जाएगी, और जो नीचे होगी वो नीचे जाएगी। ए इज मदर ऑफ बी। ए इज मदर ऑफ बी। ए किसकी माँ है? बी की माँ है। ए बी की माँ है। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? ए बी की माँ है। तो जो जनरेशन वो एबव कौन जा रही है, ऊपर कौन जा रही है? ए जा रही है। तो ए माँ है किसकी? बी की। तो बी जनरेशन को नीचे रखेंगे। व्हाट दैट? ये बी माँ है, सॉरी ए माँ है बी की। तो ये ए जनरेशन है, बी से एबव जाएगी, इस जनरेशन को ऊपर रखा। इसका जेंडर भी क्लियर है, इसका ए का। बी का जब तक जेंडर क्लियर ना हो, उस जेंडर को हमें अपनी ओर से एज्यूम नहीं करना है। इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि जिस जेंडर की हमें पता नहीं है, उस जेंडर को अपनी ओर से ज़बरदस्ती हमें एज्यूम नहीं कर लेना है। डाटा जैसा जितना दे रखा हो उतना ही हमें अपना पेन चलाना है। जितना डाटा आपको गिवन हो उतना ही हमें बस अपना फैमिली ट्री बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। अगर आप करेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। अच्छा, ए इज मदर ऑफ बी। ए बी की माँ है। बच्चा जनरली क्या करता है कि बी को ए की माँ बना देता है। आप ये देखिए, ए बी की माँ है, ए को ऊपर रखना है, बी को नीचे ले जाना है, इसको नीचे ले जाना है, ए को एबव रखना है। और लड़का गलती से क्या सोच बैठता है, क्या कर बैठता है, ये कर बैठता है। छोटे छोटे से मैं कंसेप्टों से आपके ये डेवलप करना चाहूँगा। छोटे छोटे से तुम्हारे सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं आपको, उससे इस अप्रोच को डेवलप करना चाहूँगा। एक बार देखिए, ए इज फादर ऑफ बी। इसका मीन्स क्या है? ए बी का पिता है। हिंदी अनुवाद क्या है? ए बी का पिता है। तो ए पिता है किसका? बी का। तो ए की जनरेशन बी से एबव हुई, ऊपर हुई, बी की जनरेशन नीचे हुई। अब ए का तो फादर हो गया, तो फादर को देखते ही आपको बताना चाहिए जेंडर क्या होता है। तो जेंडर तो क्लियर है। मेल के लिए मैंने जेंडर क्या सिंबल बताया, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ही मेरे को पता चला कि ए का जेंडर मेल है, तो उसके लिए मैंने ट्रायंगल आपको फिगर आउट किया। बी का जब तक जेंडर क्लियर नहीं, जब तक मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं लिखूंगा। आपको ये एकदम दिमाग में रखनी है कि जितना बोला गया डाटा उतना ही हम अपना फैमिली ट्री बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, न उससे कम। व्हाट दैट? थर्ड एक सेंटेंस आपको हम देते हैं, ए इज डॉटर ऑफ बी। ए बी की पुत्री है। कौन जनरेशन ऊपर, कौन जनरेशन नीचे, या एक ही जनरेशन में, ये आपको थोड़ा सा थिंक आउट करें। ए इज डॉटर ऑफ बी। ए बी की पुत्री है, तो ए पुत्री होगी, ए की जनरेशन नीचे होगी, बी की जनरेशन ऊपर होगी। ए इज डॉटर ऑफ बी। ए की जनरेशन एकदम क्लियर है। ए की जनरेशन, सॉरी जनरेशन नहीं, जेंडर क्लियर है। जेंडर क्या हो गया तुम्हारा? फीमेल हो गया। तो आपको उससे किससे सर फिगर आउट करना है? किससे, क्या सिंबल बताया मैंने फीमेल के लिए? मैंने बताया सर्किल। आपको ए का जेंडर क्लियर है, लेकिन बी का जेंडर अपनी ओर से कुछ नहीं लगाना है। इसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना डाटा दे रखा है उतना ही आपको फैमिली ट्री बनाना है।
गॉट दैट। अच्छा, फोर्थ एक और मैं सेंटेंस आपको बोलता हूं। आपको दे रखा है ए एंड बी, ए एंड बी आर ब्रदर। ए और बी क्या है? भाई हैं, ए और बी। अब यहाँ पे ये नहीं बोला ए इज ब्रदर ऑफ बी, यहाँ पे बोलेगा ए और बी दोनों भाई, ए और बी भाई हैं, तो दोनों के लिए डायरेक्शन जा रहा है, ए भी भाई है और बी भी भाई है, और ये एक ही जनरेशन में, एक ही जनरेशन में इनके कोई एबव और लोअर नहीं जा रहा है, दोनों एक ही जनरेशन में, दोनों भाई भाई हैं एक ही जनरेशन में। कुछ जिस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से अगर डायग्राम बनाएं तो कुछ आप इस तरीके से बना सकते हैं। फॉर दैट एक ही जनरेशन में, पैरेलल जनरेशन है दोनों की, एक ही जनरेशन है, फॉर दैट तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। एक और अगर आपको मैं सेंटेंस देना चाहूँ, ए एंड बी आर सिस्टर, ए एंड बी, ए एंड बी आर सिस्टर। तो आप क्या करेंगे, दोनों के जेंडर क्लियर है, ए एंड बी आर सिस्टर, ए एंड बी आर सिस्टर, दोनों सिस्टर हैं, दोनों बहनें हैं, तो आपकी दोनों का जेंडर क्लियर हो गया, दोनों का जेंडर क्लियर हो गया, एक ही जनरेशन है, पैरेलल जनरेशन में दोनों चलेंगे। तो आपको जनरेशन का और आपको जेंडर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आप इसके बगैर आप ब्लड रिलेशन टॉपिक को नहीं कर सकते। आइए कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपको। आपको दे रखा है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, एक सेकेंड, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी इज ब्रदर ऑफ ए बी की सिस्टर है, ए बी की सिस्टर है, सिस्टर तो एक ही जनरेशन में जाएगी, ए सिस्टर होगी किसकी, बी की, बी इज ब्रदर ऑफ ए, अब बी ए का भाई हो गया, रिवर्स भी रिलेशन दे रखा है, ए का बी से भी दे रखा है, बी का ए से भी दे रखा है, बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी का भी जेंडर क्लियर हो गया। अब तक जेंडर क्लियर नहीं था, अभी दोनों सेंटेंस को एक साथ कंबाइन करेंगे तो दोनों के जेंडर क्लियर हो गए, और ये भी क्लियर हो चुका है आपको कि दोनों की जनरेशन एक ही है। गॉट दैट, अंडरस्टैंड। आइए एक और वर्ड आपके सामने में रखता हूँ, सॉरी एक और सेंटेंस आपके सामने में रखता हूँ। ए इज वाइफ ऑफ बी, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसमें एक का जेंडर अगर हमें क्लियर है तो दूसरे का तुरंत आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा जेंडर होगा दूसरे व्यक्ति का। अगर आप देख रहे हैं कि ए इज वाइफ ऑफ बी है, ए बी की वाइफ है, अगर ए बी की वाइफ होगी तो तुम्हें नहीं पता है कि जब वाइफ है तो ऑब्वियस सी बात है उसका सेकंड जो एक और जो पर्सन दे रखा है वो कौन होगा, हस्बैंड होगा। और इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जब सिस्टर को ब्रदर को दर्शाते हैं और जब हस्बैंड और वाइफ को दर्शाते हैं बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आपको ये और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन जब भी आप हस्बैंड और वाइफ दर्शाएं तो उन दोनों के बीच में एक प्लस का सिग्न जरूर प्रदर्शित करें, जिससे क्लियर हो सके कि हस्बैंड वाइफ में और ये सिस्टर और ब्रदर है। ठीक है, जब भी आपको हस्बैंड वाइफ देखेंगे तो आप उन दोनों के बीच में एक प्लस का सिंबल लगाएंगे, जिससे एकदम क्लियरफाई हो सके, जब हम बाद में उसका क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको पता चल सके कि इन दोनों को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, किस तरीके से इन दोनों को हमने प्रदर्शित किया है, ये आपको पता चल सके। व्हाट दैट, ये आप समझिए अच्छी तरीके से। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, ए इज पैटर्नल, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी।
ए बी के पैटर्नल अंकल हैं। ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अंकल इतना तो पता है कि जनरेशन ऊपर जाएगा, और पैटर्नल का मीन्स बताया है कि पैटर्नल का मीन्स क्या होता है। ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। बी आप बनाएंगे ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एक जनरेशन ऊपर भी पैटर्नल अंकल बना दिए किसके, बी के, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। तो फिर किस तरीके से बनाना है? ये पैटर्नल का रिलेशन बनता कब है? जब मेरे खुद के पिता होते हैं, उनसे ये क्रिएट होता है। तो पहले अपने पिता बनाइए, मेरे कोई पिता होंगे, उनके ये भाई होंगे, ये ए। पहले अपने जिससे ये रिलेशन बनाए उसको प्रदर्शित कीजिए, उसके बाद में जिस व्यक्ति को कहा जा रहा है, जिसको जो रिलेशन दे रखा है उसको प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले जिससे बना है रिलेशन, मेरे पिताजी से बना है, किसका? ए का। अगर मेरे पिताजी नहीं है, जब तक मैं ए को नहीं समझ पाऊंगा ए कौन है, तो सबसे पहले अपने पिताजी को बनाइए, उसके बाद में ए को बनाइए। तो ए बी के पिता हो गए, बी के भाई है, जब जाके इन्हें मैं पैटर्नल अंकल कहूँगा। और पैटर्नल अंकल आपके चाचा भी हो सकते हैं, आपके ताऊ भी हो सकते हैं। उन्होंने बोला है कि अंकल चाचा कह सकता हूँ, लेकिन पैटर्नल अंकल बोल दिया तो पैटर्नल अंकल में मेरे चाचा और ताऊ दोनों जा सकते हैं। जो कह सकता हूँ मेरे पापा से बड़े भी हो सकते हैं, पापा से छोटे भी हो सकते हैं, पता नहीं पापा से बड़े होंगे या छोटे होंगे। व्हाट दैट, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है आपका। अगर इतने से बेसिक जो मैं कॉन्सेप्ट बेसिक सेंटेंस बोल रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होंगे, अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तो आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसों से कंबाइन होकर बने होते हैं, तो आप उनको भी इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। व्हाट दैट, आइए एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको दे रखा है ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। ये आप सबसे पहले आप इसको करिए, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, समझ गए? ए सन इन लॉ, दामाद होता है सन इन लॉ का मतलब। व्हाट दैट, दामाद। सन इन लॉ का मीन्स क्या होता है? दामाद। ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, जनरेशन नीचे जाएगी, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, बी की जनरेशन, सॉरी ए की जनरेशन बी से नीचे जाएगी, बी की क्या होगी? तुम्हारी कोई पुत्री होगी, और उसके ये भाई साहब होंगे ए हस्बैंड, जब जाके आप ये दामाद बनेंगे। अगर आपकी लड़की नहीं होती, जब तक आप किसी को दामाद कैसे कह सकते हैं? आपकी एक लड़की होगी, उसका ये पति होंगे, जब उनको आप दामाद कहेंगे, समझ लो। और दैट, लेकिन बी का मेरे को पता नहीं, बी का जिसके बारे में कोई जेंडर क्लियर नहीं, उसको जेंडर को अपनी ओर से कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और दैट, आइए एक और सेंटेंस लेते हैं। ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी। बी के ए ग्रैंड फादर हैं, तो ग्रैंड फादर तो ए जब बनेंगे जब मेरे बीच में कोई फादर रहे हों। फादर नहीं होंगे जब तक मेरे ग्रैंड फादर कैसे बन सकते हैं? पहले मेरे फादर हैं, उसके बाद में मेरे ग्रैंड फादर हैं। फादर का रिलेशन होगा जब जाके ग्रैंड फादर से रिलेशन बनता है। गॉट दैट? अच्छा, जब तक मैं अपने फादर को ही पता ना हो तो फिर ग्रैंड फादर हाउ कैन से? थोड़ा सा इलॉजिकल है, अच्छी तरीके समझ रहा। अच्छा, एक और वर्ड, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, एज डॉटर इन लॉ ऑफ सी। इसका मीन्स क्या है? ए बी सी की पुत्र वधू है। अब पुत्र वधू सी की तो जब बनेगी जब मेरा कोई बेटा होगा, और उसकी ये तुम्हारी ए तब बनेगी जाके तुम्हारी पुत्र वधू। गॉट दैट? और ये आपस में क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, डॉटर इन लॉ तो जब बनेगी जब मेरा एक पुत्र होगा, और पुत्र की वाइफ होगी, उसे कहते हैं डॉटर इन लॉ। गॉट दैट? तो आपको सबसे पहले वो रिलेशन बनाना है जिससे रिलेशन क्रिएट होता है। डॉटर इन लॉ तो जब बनता है जब मेरे कोई पुत्र हो, मेरे ग्रैंड फादर तो जब बनेंगे जब मेरा फादर हो, मेरे सन इन लॉ तो जब बनेंगे जब मेरी एक पुत्री हो। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको ये अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए, अच्छी तरीके से इन पर पकड़ होनी चाहिए।
अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया है। इस पे और क्या छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए आप इसे अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।